आप नेटफ्लिक्स में जब जाएंगे ना, तो वहां पे इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, आप चूज नहीं कर सकते। यहाँ पे इतने सारे लड़कियां, आप चूज नहीं कर किसको लाइन मारे। वैसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना दोस्त। जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तब इंसान चूज नहीं कर पाता। कि किताबों का वही होता है, इसलिए मेरे पास नोट्स है। किताब, कौन सा किताब पकड़े, ये पकड़े कि वो, इतना नहीं सोच, जहां सोचा वहां लोचा, इतना नहीं सोचना है। एक को पकड़ लिया, बस खत्म कहानी। और यदि वो गलत आप पकड़ में आ जाए तो गलत तो मेरे को गलत तो लग ही नहीं रहा। क्या गलत है? पंखा है और सीट है और बैठे हैं और लाइट चल रही है और पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए। ये आए दिन हम ये पढ़ते हैं, देखते हैं, जो भी हमें बड़े बुजुर्ग महापुरुषों के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं उनसे कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भूतकाल की और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या हमने ऐसे किसी व्यक्ति को या ऐसे किसी शख्स को हमने देखा है जो वर्तमान में जीना? हमारा सबका उत्तर होगा शायद नहीं। ऐसे ही आज मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। आज के अपने इस न्यूज ऑफ द गेस्ट रूम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिक माहिती भैया। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में। थैंक यू सर। भैया, अपन वीडियो शुरू करें इससे पूर्व मैं चर्चा के परिचय के तौर पर आपको बताऊं तो वेस्ट बंगाल से राजस्थान जयपुर में यहाँ पे आप प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं। इनसे जुड़े हम सवाल करेंगे, हमारे साथ में ऑडियंस भी हैं, उनसे भी हम सवाल लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक राजस्थान मोस्टली जब जयपुर में एक नया बंदा प्रिपरेशन करने के लिए आता है तो उन्हें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार उन्हें मैनेज करके उनको अपने आप को लक्ष्य के प्रति ढालना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अगेन। आप वेस्ट बंगाल से राजस्थान जयपुर के लिए, जयपुर में आप प्रिपरेशन करके लिए आए, कैसा फील कर रहे हैं? फील तो अच्छा है, फील गुड। अच्छा। और पहली बार आए हैं जयपुर में। अच्छा। और नया एनवायरनमेंट है तो उस हिसाब से देख रहे हैं, नया नया खाना है, नए नए लोग हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, अपन इस पे लंबी बात करेंगे। उससे पूर्व मैं छोटा सा आपसे संक्षिप्त में एक प्रश्न जानना चाहूंगा। आपने राजस्थान ही क्यों सूझ गया? आप वेस्ट बंगाल से सीधे राजस्थान, दिल्ली नहीं गए? यस सर, ये रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसा है कि मैं पहले दिल्ली में गया हुआ हूँ। अच्छा। और जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश मीडियम होता है और हिंदी मीडियम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चूज करना होता है। और उस अकॉर्डिंगली आप दिल्ली में जब प्रिपरेशन करने जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एरिया जोन वाइज डिवाइड हो जाता है। राजेंद्र नगर नाम सुनते हैं, कभी मुखर्जी नगर नाम सुनते हैं। मुखर्जी नगर चले जाइए तो हिंदी मीडियम वाले मिलते हैं, और राजेंद्र नगर चले जाइए तो इंग्लिश मीडियम में वाले मिलते हैं। और इसमें प्राइस का भी डिविडेशन है, और इस हिसाब से एक मिडिल क्लास बंदा इंग्लिश मीडियम से उस हिसाब से सरवाइव नहीं कर पाता दिल्ली में। और इस हिसाब से जयपुर जो है एक रेलिवेंट प्लेस बन जाता है, वेयर बाई हम प्रिपरेशन कर सकते हैं इन फुल फ्लेजेड। तो इसलिए हम जयपुर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बताएं कि राजस्थान आने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? आपने राजस्थान के बारे में कैसा सुन रखा था, क्या वैसा ही आप फील कर रहे हैं आने के बाद? नहीं, एकदम टोटली चेंज है। मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे रेत मिलेगा। अच्छा। तो सनशाइन मिलेगी, पानी की स्कार्सिटी, तो वाटर स्कार्सिटी होगी, इसलिए मैंने बोतल भी लाई थी 2 लीटर की। अच्छा। और जूता में ये है कि जूता भी मैंने वही चूज किया था, कॉम्पैक्ट। हाँ, कॉम्पैक्ट ना हो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा मतलब टोटली चेंज, माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे वैसा ही एनवायरनमेंट है जैसा हमारे वहाँ होता है। पानी मिलता है, खाना मिलता है, इंसान मिलते हैं एक ही, कोई दिक्कत नहीं। लोगों का व्यवहार होता है। इंसान देखिए सब जगह एक ही होते हैं, कोई चेंज इंसान तो नहीं मिलता। तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और अच्छे इंसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और दूसरी बात ये है कि खाने का थोड़ा ये होता है। पहली बार जब यहाँ पे आए थे तो खाने का हो रहा था, हमारे वहाँ पे थोड़े पतले पतले रोटी बनते हैं। अच्छा। तो रोटी बड़ी बनती है। हाँ, यहाँ पे रोटी थोड़ी मोटी बनती है। वहाँ पे 8 रोटी खाते थे, यहाँ पे 3 में पेट भर जाता है। अच्छा। 3 खाते हैं तो पेट भर जाता है।
और सब्जी मिलती है बहुत अच्छी। और कल खाए थे एक येलो कलर की खाए थे सब्जी। उसका नाम वगैरह नहीं, नाम तो नहीं पता, लेकिन अच्छा लगा टेस्ट था, अच्छा टेस्ट अच्छा था। अच्छा। हाँ आपके उधर इतना ये सब्जी चावल को आप प्रेफरेंस देते हैं? हाँ, चावल को प्रेफरेंस करते हैं। हाँ। थोड़ा चावल, यहाँ हमारे वहाँ पे ज्यादा चावल खाया जाता है, अच्छा। तो यहाँ पे थोड़ा चावल, थोड़ा रोटी, थोड़ा सब्जी और दाल बहुत अच्छी बनती है यार। यहाँ की दाल बहुत अच्छी। दाल दाल बाटा चूरमा राजस्थान का वैसे। हाँ हाँ हाँ, वही बात है सर। मैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न करूंगा, जानना चाहूंगा, उससे पूर्व हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उनसे भी मैं एक आध प्रश्न ले लेता हूं। जैसे आपने बताया कि वेस्ट बंगाल से मैं राजस्थान में आया हूँ ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए, तो वहाँ से भी तो हो सकता था ऑनलाइन के लिए अपन को नेट चाहिए, एक रूम चाहिए और फ़ोन चाहिए जो आपके पास होता है। हाँ, हाँ, दोस्त भी तो चाहिए, दोस्त भी चाहिए। आदमी तो चाहिए ना, हाँ, अपनी कैटेगरी टाइप का। जैसे आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। है ना, हाँ, तो ऐसा तो कोई आदमी चाहिए। आप नशेड़ी के साथ तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप? नहीं नहीं। वो तो गांजे का रेट बताएगा आपको, अच्छा अच्छा। आप गांजा नहीं पीते। तो जैसे बहुत से बंदे होते हैं वो गांव से भी निकाल देते हैं एग्जाम, हाँ, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से, निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनमें फिर अपन में क्या डिफरेंस रहेगा? देखिए, गांव से जो निकालते हैं उनका कोई बैकग्राउंड होगा, अच्छा अच्छा कोई सॉलिडिटी होगा। हम्म। हम जब हमको तो बाद में पता चला कि ऐसा कोई चीज होता है, उससे पहले हम काम ही करते थे दोस्त, है ना। उसके बाद हमने धीरे 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 ऐसा किया। मैंने, मेरा इंग्लिश में नंबर था जब मैं क्लास में पढ़ता था 100 में से 3 आए थे मेरे, और टीचर बोल दिया था कि तुम्हारा तो बेड़ा पार है भाई, तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता। फिर हमने इंग्लिश सीखा। ऐसे होता है दोस्त, धीरे 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 इंसान को आपका भीतर का इंट्यूशन बता देता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। एक आदमी को आइसक्रीम खाना होता है, एक और आदमी को थम्स अप पीना होता है। जैसे ऐसे मेरा ही मानना ये है कि जो अपन काम ये कर रहे हैं वो घर पे मतलब कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मैंने 3.5 साल तो घर पे ही बैठ के पढ़ाई है। अपन पैसे यहाँ क्यों खर्च कर रहे हैं फिजूल, मतलब। अब वही तो बात है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं, जैसे मैं गांव में हूँ, ठीक है, मेरा ये था कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो मुझे 1 साल के अंदर निकालना है, क्या मैक्सिमम 2 साल, उससे ज्यादा नहीं। नहीं, 6 आप बोल रहे थे अटेम्प्ट तो 6 हैं, तो 6 अटेम्प्ट का मतलब जानते हैं? हाँ, 6 साल। 6 साल। और मेरा उम्र जितना है वो 6 करेंगे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मतलब उस टाइम पे मेरी वर्क एबिलिटी उतनी नहीं रहेगी। तो उस हिसाब से टाइम, एज और वर्क, इसको थोड़ा बैलेंस करके प्रैक्टिकल अप्रोच में चलना होता है, और इसके लिए शांत दिमाग चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए। उसने ये किया, तुमने यूं नहीं किया, वो रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग, किसको वही बोल। जैसे 2020 में मैंने बीएससी किया था, फिर उसके बाद में एमएससी किया मैथमेटिक्स से, तो अब मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मतलब बीएससी के दौरान भी कर सकते थे, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। फिर मैंने एमएससी किया तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अपने 2 साल खराब कर दिए, तो अब क्या। जैसे आपने बोला वैसे ही ये जो चीज है ना, ये हिंदू में आर्टिकल ये निकला था कि इंसान डिग्री बढ़ा रहा है, अपनी जो है डिग्री अब बढ़ा रहा है। ऐसे जब मैं एमएससी कर रहा हूँ, फिर उसके बाद पीएचडी कर रहा हूँ, किया उसने कुछ नहीं है, लेकिन डिग्री, हाँ जानता है मैं पीएचडी हूँ, तो मैं क्या करूँ उसमें, व्हाट शुड आई डू। तो आपने किया है ना, आपकी क्वालिटीज क्या क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तो इसका कोई फायदा नहीं है, वो टाइम खा रहा है आपकी, और जिंदगी में टाइम मायने रखता है दोस्त, डिग्रियां मायने नहीं रखती। नहीं, डिग्रियां में तो पैसे मिलता है, और इतना कितना पैसा मिलता है, 1000-2000 ज्यादा मिल जाएंगे, उससे क्या होगा? वो तो आप भिंडी बेच के भी कमा सकते हैं, उससे ज्यादा। वो चाय वाला, वो था क्या, उनका नाम नहीं जानता, एमबीए चाय वाला, चाय बेच के आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, आप पीएचडी करके क्या करेंगे? तो सब पैरामीटर में एक मैच्योर सोच के साथ आपको निकलना पड़ता है। डिग्री तो जैसे बाबा साहब ने की थी भीमराव अम्बेडकर ने, हाँ। वो वेस्ट नहीं गई फिर कहने का। वो तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ना। जैसे नीट की प्रिपरेशन आप करते हैं तो आप डॉक्टर बनते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं बाहर से, तो बाहर पे जाते हैं, रशिया जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, और पैसा लगाते हैं। क्यों आप नीट की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? वो फोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, वो कौन करेगा?
उसके लिए तो आपको खुद को पीसना पड़ता है रोज, जो मैं बोलता हूँ मोनोटोनस लाइफ और रिजिड, ये होना पड़ता है, लोहे को काटना पड़ता है। वो कौन करेगा दोस्त, मेहनत लगती है उसमें, है ना। इतना ही अगर देखिए सक्सेस इतनी अगर इजी होती ना, तो घर घर में आईपीएस आईएएस होते इंजीनियरों की तरह। खराब बात बोल रहा हूँ, बताओ। फिर ये होता है, बस कुछ नहीं। जैसे प्रिपरेशन करते हैं अपन 3 साल 4 साल लगातार हो जाते हैं, तो नहीं हो पाता कई बार, तो क्या सीखने को क्या मिलेगा? देखिए मेरा जो है आपको पता है, इसीलिए तो मैंने कैलकुलेटिव रिस्क लिया है और सब पैरामीटर में सोचा है। मेरा 4-5 बार अटेम्प्ट नहीं हुआ, मेरा 2024 में ही फर्स्ट है, और उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन भी वैसे ही करके रखा है। इतनी आसानी से थोड़ी चूकने दूंगा सर, है ना। धोनी पहचानते हैं ना, धोनी को? हाँ, वो कैप्टन ऐसे ही नहीं बना, वो अपने सारे पैरामीटर पे सोचता है पहले, और जब इन ऊपर वाला गाली देता है सब लोग, वो शांत हो जाता है ऐसे करके, और सोचता है इसको उड़ाए कैसे, बोल्ड कैसे करे। वर्ल्ड कप देखा है ना आप, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानते हैं ना, जब प्रेशर ज्यादा तो कैप्टन शांत हो जाता है। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ये प्रेशर का गेम है दोस्त। ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, जब आप एसपी बनेंगे, है ना, तब आपके पास कंधों में इतने प्रेशर होंगे। ये तो नॉर्मल प्रेशर्स हैं, उससे ज्यादा प्रेशर होगा, तब आप किसी को आर्गुमेंट नहीं कर सकते। बी कॉन्शियस होना पड़ता है, और सबका सब प्लान ए और प्लान बी प्लान सी जितना भी आपने किया है रेडी होना चाहिए, है ना। जब आप बात करें उसका वैल्यूएशन आपके वर्ड्स में दिखना चाहिए कि नहीं इसके पास प्लान है। ऐसे होता है, हवा में नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात के बीच में प्रश्न कर रहा हूँ। जब आपने फाइनेंशियल इश्यू की बात बताई, तो हाँ सर, जब अपनी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो आपने ऐसा बताया कि मैंने 3 साल तक काम किया, उसके साथ प्रिपरेशन की, और 1 साल के लिए मैं जयपुर में जो तैयारी करने के लिए आया। तो ये बहुत एक रिस्की रहता है कि 3 साल तक तो अपन काम कर रहे हैं, पैसे एकजुट कर रहे हैं, उसके बाद 1 साल के लिए उसको खर्च कर रहे हैं, फिर उसमें ये रिस्क रहता है ना कि सक्सेस होंगे ना। इसके बारे में आप कैसा सोचते हैं? देखिए दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप कोई रिस्क नहीं लेते। यही तो सबसे बड़ा रिस्क है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बिजनेसमैन लोग हैं वही बोलते हैं, उसका बोलना है। और जिंदगी भी वही बिजनेस की तरह ही थोड़ा बहुत है, आपको रिस्क लेके चलना पड़ता है। और 3 साल की बात देखिए, मैंने काम करते करते अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई तो की, और साथ साथ थोड़ा पैसा जुट करे, और उसके बाद जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा असेसमेंट करना पड़ता है कि कौन सी जगह पे ठीक बैठ रहा है। मैंने दिल्ली और जयपुर का थोड़ा कंपैरिजन किया, तो मुझे लगा कि जयपुर में as compared to Delhi is a better place to me to survive here, so therefore the area is better for me to survive। इस हिसाब से मैंने इस जयपुर को चूज किया, और इस हिसाब से आना पड़ता है, क्योंकि जब पैसा आदमी का खुद होता है तो खून जो होता है वो आदमी का खुद होता है, खुद का खून होता है, और जब वो बहाता है तो बहुत सोच के बहाता है, और तब आदमी का एक एक टाइम, एक एक वो वक्त है, वो बहुत एसेंशियल होता है ना। तो इस हिसाब से इंसान को चलना पड़ता है, और क्या। ठीक है, इससे पूर्व आपने B.R. अम्बेडकर की बात की, बहुत से महापुरुषों की बात की। मैं आपके बात के बीच में एक और प्रश्न करना चाहूंगा कि आप आदर्श किसे मानते हैं अपना? मैं तो 3 आदमियों को आदर्श मानता हूँ। एक तो हिटलर को। हाँ, हिटलर को इसलिए क्योंकि इंसान उल्टा सोचेगा। उससे पहले ये बता दो, हिटलर के पास एक ऐसी चीज थी जो एक इंसान को बड़ा बनने के लिए बहुत चाहिए होता है, और वो है डिसिप्लिन और क्रूएलिटी। क्रूर होना पड़ता है दोस्त, रिजिड होना पड़ता है एक इंसान के ऊपर। मतलब आप कितना ही कुछ बोल लीजिए कि हिटलर खराब है और ये है, मैं मानता हूँ खराब है, लेकिन उसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव को छोड़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर पकड़ें तो देखा जाता है कि वो इंसान एक अपने आप में बेस्ट ब्रिगेडियर था, बेस्ट कमांडर था, और बेस्ट लीडर भी था। तो उनसे हमको सीखने में मिलता है। और सेकंड ये है कि हमारे वेस्ट बंगाल से सबसे बड़े डिप्लोमेट सुभाष चंद्र बोस,
अच्छा है ना। ही इज माइंड ब्लोइंग डिप्लोमेट इन आवर सेल्फ। बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, क्या सोच थी। आप सोचिए, एल्गिन रोड में उनका घर अभी तक है। कलकत्ता में जाइएगा तो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, ब्रिटिशों के साथ वो एस्केप करके डायरेक्ट वाया होके जर्मनी गए थे हिटलर के साथ मिलने, और डायरेक्ट ये बोल रहे थे कि आप जो है हिटलर नहीं है, यू आर नॉट अ रियल पर्सन, रियल पर्सन को बुलाइए। तो उसके साथ उसके पास तो वो आँख तो होनी चाहिए ना, परख। तो इंसान बहुत गजब है, इसलिए उनको भी मैंने पढ़ा है। और तीसरा जो आदमी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो है लाओ त्जू। फिलोसोफर है, हाँ लाओ त्जू। लाओ त्जू एक जापानीज फिलोसोफर है। अच्छा। हाँ, तो उनको मैं बहुत सराहना करता हूँ। वो थोड़ा टफ है लेकिन हाँ मस्त है, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि विवेकानंद है, उनको पढ़ता हूँ। कोई वेदांत फिलोसफी बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है, उनको भी पढ़ता हूँ। भगवत गीता है। लेकिन लाओ त्जू एक अलग ही किरदार है, वो सोचना ही अलग है उसका। इंसान जैसे होता है ना कि इंसान को खाना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, उस हिसाब से मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ आदमियों के पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगते हैं, तो उस हिसाब से लाओ त्जू है मेरे अच्छे फिलोसोफर। उनका एक बहुत अच्छा कोट है, मैं शेयर करना चाहूंगा। फियर इज नॉट मूविंग स्लोली, फियर ओनली स्टैंडिंग स्टिल। ये एक कोट है उनका। इसका मतलब ये है कि जो आपका डर होता है ना, वो स्लोली स्लोली जाता नहीं है, वहां पे खड़ा रहता है। तो आपको उसको ओवरकम करना पड़ता है। वेयर इज योर फियर, देयर इज योर टास्क। जहाँ पे आपका डर होता है वहां पे आपका काम भी होता है। तो आपको वो ओवरकम करना पड़ता है, और शायद इसी को ही रिस्क कहते हैं। ठीक है, इससे पूर्व आपने B.R. अम्बेडकर की बात की, बहुत से महापुरुषों की बात की। मैं आपके बात के बीच में एक और प्रश्न करना चाहूंगा कि आप आदर्श किसे मानते हैं अपना? मैं तो 3 आदमियों को आदर्श मानता हूँ। एक तो हिटलर को। हाँ, हिटलर को इसलिए क्योंकि इंसान उल्टा सोचेगा। उससे पहले ये बता दो, हिटलर के पास एक ऐसी चीज थी जो एक इंसान को बड़ा बनने के लिए बहुत चाहिए होता है, और वो है डिसिप्लिन और क्रूएलिटी। क्रूर होना पड़ता है दोस्त, रिजिड होना पड़ता है एक इंसान के ऊपर। मतलब आप कितना ही कुछ बोल लीजिए कि हिटलर खराब है और ये है, मैं मानता हूँ खराब है, लेकिन उसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव को छोड़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर पकड़े तो देखा जाता है कि वो इंसान एक अपने आप में बेस्ट ब्रिगेडियर था, बेस्ट कमांडर था, और बेस्ट लीडर भी था। तो उनसे हमको सीखने में मिलता है। और सेकंड ये है कि हमारे वेस्ट बंगाल से सबसे बड़े डिप्लोमेट सुभाष चंद्र बोस, अच्छा, है ना। ही इज माइंड ब्लोइंग डिप्लोमेट इन आवर सेल्फ। बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, क्या सोच थी। आप सोचिए, एल्गिन रोड में उनका घर अभी तक है। कलकत्ता में जाइएगा तो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, ब्रिटिशों के साथ वो एस्केप करके डायरेक्ट वाया होके जर्मनी गए थे हिटलर के साथ मिलने, और डायरेक्ट ये बोल रहे थे कि आप जो है हिटलर नहीं है, यू आर नॉट अ रियल पर्सन, रियल पर्सन को बुलाइए। तो उसके साथ उसके पास तो वो आँख तो होनी चाहिए ना, परख। तो इंसान बहुत गजब है, इसलिए उनको भी मैंने पढ़ा है। और तीसरा जो आदमी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो है लाओ त्जू। फिलोसोफर है, हाँ लाओ त्जू। लाओ त्जू एक जापानीज फिलोसोफर है। अच्छा। हाँ, तो उनको मैं बहुत सराहना करता हूँ। वो थोड़ा टफ है लेकिन हाँ मस्त है, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि विवेकानंद है, उनको पढ़ता हूँ। कोई वेदांत फिलोसफी बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है, उनको भी पढ़ता हूँ। भगवत गीता है। लेकिन लाओ त्जू एक अलग ही किरदार है, वो सोचना ही अलग है उसका। इंसान जैसे होता है ना कि इंसान को खाना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, उस हिसाब से मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ आदमियों के पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगते हैं, तो उस हिसाब से लाओ त्जू है मेरे अच्छे फिलोसोफर। उनका एक बहुत अच्छा कोट है, मैं शेयर करना चाहूंगा। फियर इज नॉट मूविंग स्लोली, फियर ओनली स्टैंडिंग स्टिल।
ये एक कोट है उनका। इसका मतलब ये है कि जो आपका डर होता है ना, वो स्लोली स्लोली जाता नहीं है, वहां पे खड़ा रहता है। तो आपको उसको ओवरकम करना पड़ता है। वेयर इज योर फियर, देयर इज योर टास्क। जहाँ पे आपका डर होता है वहां पे आपका काम भी होता है। आपने आपके आदर्श की बात की, तो आपने आपने आदर्श 3 बताए, उनका भी आपने जिक्र किया। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। आपने इससे पूर्व डिस्कस किया था, जब एक अपने आप को मोटिवेशन कैसे रखे उसके बारे में आपने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड मैं एक प्रश्न लूंगा यहाँ पे। ऐसा क्या होता, आपने भी जिक्र किया, उसमें ये बताया कि निरंतरता बहुत जरूरी है, कि आप किसी भी काम को लेके देखिए, आप यदि उसमें सफल होना चाहते हैं तो निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम निरंतर टिक नहीं पाते, रह नहीं सकते। जैसे 5 दिन लगातार पढ़ाई कर ली, छठे दिन जाके हम वही दिनचर्या फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे में किस हिसाब से क्या किया जाए ताकि उससे हम जुड़े रहे दिनचर्या से? देखिए, इस हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा। आप कौन से प्रैक्टिकल आजमा रहे अपने लाइफ में, वो बताएं, उस आधार पे बताएं। देखिए, इंसान है, हर एक आदमी इंसान होता है। जो हमारे बीएसएफ के ब्रिगेडियर्स होते हैं वो भी इंसान होते हैं। उनके पास भी दिमाग होता है, उनके पास भी समस्याएं होती हैं, लेकिन वो टैकल करते हैं उन लोगों सबसे। आप जब आपके पास टारगेट्स होते हैं, आपके पास दिनचर्या का स्मॉल एविडेंस ऑफ टारगेट्स होते हैं, उसको आपको कॉन्क्लेव करना पड़ता है एट एनी कॉस्ट। आप कॉस्ट बियरिंग नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते कि मेरा तो ये हो रहा है और खाने में नमक कम है और पानी नहीं मिल रहा है और हवा कम है और जा नहीं सकते और पाँव में दर्द कर रहा है। ये सब बकवास बातें आपको छोड़नी पड़ती है और बियॉन्ड बाउंड्री आपको काम करना पड़ता है। ये होता नहीं है कभी कभार कि मैं जब लाइब्रेरी में भी बैठता हूँ तो ऐसे करके बैठता हूँ। मैं इसको मेरे जो स्पाइन है इसको मैं ऐसे भी नहीं करता, ये ऐसे ही करता हूँ। क्योंकि इंसान का जब कंफर्टेबल जोन हो जाता है ना, तो इंसान सोचता है कि अब मैं तो बैठ लिया, अब थोड़ा हवा, अब हवा मिल गया, अब थोड़ा पानी, और पानी के अंदर भी थम्स अप। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पानी चाहिए, और थम्स अप के बाद एक केक हो जाए तो बस, तो इंसान बस डूबता है, ऐसे ऐसे जाता है। तो आपको सस्टेन रखना पड़ता है। उस जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल जोन को छोड़ते हो, तब आपका जो बॉडी है वो काम करने लगता है। हेलो सर, मेरा नाम राज है। मेरा सवाल आपसे दोस्ती को लेके है। जैसे कि पढ़ाई के दौरान दोस्तों को कैसे फेस करें। जैसे कि अब जयपुर है, जयपुर में हाय 3 लोग चाय पीने जाते हैं, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन मैं फिर भी एक दिन में 2 बार कम से कम जाता हूँ। तो हम लोग मना कैसे करें दोस्त? और कई क्लास में कहते हैं कि दोस्त नहीं होने चाहिए, कई कहते हैं कि दोस्त होने भी चाहिए। दोस्त पढ़ाई में सपोर्ट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम भी कंज्यूम कर लेते हैं हमारा। उनको कैसे फेस करें? आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हैं वो पहले देखना चाहिए। आप एम्बिशियस हो कि नॉन एम्बिशियस हो। आप अगर एम्बिशियस हो तो आप थोड़ा चूज करके दोस्त चुनेंगे। आपके दोस्त वो होने चाहिए जो मेंस में 2 आंसर लिखे हों, इंटरव्यू दिए हों, या 4 बार या 5 बार इंटरव्यू तक गए हों। ऐसा एड़े गहरे कोई दोस्त नहीं बनाते। दोस्त सब तरीके के बुरा मत मानना। दोस्त उनको बनाइए जो कैटेगराइज में अच्छे हो, पॉजिटिव वाइब्स आते हो और आपको इनकरेज करते हो और उनसे आप सीख सकते हो। ये 3 होता है दोस्त बनने के लायक। There have been no permanent friends and no permanent enemy in the world. It's a diplomatic answer that I am just giving you. It's a one and only answer. दोस्त इन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। दोस्त तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आपके इंटरेस्ट इंटरलिंक करते हैं। तो उनसे मतलब जब बिल्कुल कनेक्टिविटी तोड़ दें या रखे थोड़ी बहुत? अदानी को जानते हैं आप? इसको अडानी को जानते हैं। हाँ, वो जब बिजनेस करता है, जब शेयर होल्डिंग्स होते हैं तब दोस्त बना देते हैं उनको। देखिए ये कंपनी हमारे दोस्त हैं, ऐसे ही हो जाता है क्या? ऐसे थोड़ी हो जाता है। पहले के जमाने में जब राजा एक दूसरे राजे को बोलता था तो बोला कि आपकी बेटी देंगे तो दोस्ती करेंगे। एक रीजन होता है इंटरलिंक करने के लिए, है ना? गुड पर्सनैलिटी चूज करें हमेशा, जो आपको एनकरेज करते रहे। ये भी तो चूज करने के बाद ही पता चलेगा, पहले ही थोड़ी पता चल जाएगा कि अच्छे हैं बेकार। नहीं, आपके इंट्यूशन बता देगा। इतने आप भोले नहीं हैं, आपके अंदर है वो चीज। इंसान इतना भोला नहीं होता।
जितना वो दिखाता है उससे ज्यादा होता है वो, उसको पहले से ही उसका सिक्स सेंस काम करने लगता है। आप यहाँ पे बैठेंगी, वहां पे एक लड़की बैठेगी ना, आप ऐसे करके देखेंगे वो लड़की समझ जाएगी वो आप हमको देख रहा है, ऐसे होता है, सिक्स सेंस होता है ये, सब पहले से प्री रिक्वेस्ट जान जाते हैं कि वो कैटेगरी कैसा है, ऐसा है कि ऐसा है। थैंक यू। हाँ, मैं जहाँ काम करता था पहले 3 साल तो जहाँ पे काम किया मैंने कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि कितना काम है और इतना जाना है। आप पैसा दे रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, बस खत्म। वहाँ पे आप क्या काम करते थे? मैं वहाँ पे एमएनसी कंपनी में काम करता था, बैक ऑफिस में काम करता था। कितने घंटे की ड्यूटी रहती थी? वो 9 घंटे की ड्यूटी रहती थी, कभी कभार 12 घंटे भी हो जाते थे। 12 घंटा इसलिए करता था क्योंकि ओवरशिफ्ट करना पड़ता था पैसे के लिए। पैसे उसके अंदर भी ऐसा था कि पैसा जितना मिल रहा था उसके तो घर भी चलाना पड़ता है और थोड़ा जमा करना पड़ता है, थोड़े से आपका थोड़ा एक्सपेंस चलता है, तो सब कुछ मैनेज करके यू बिकम वेरी इकोनॉमिकली, यू नो, just to exaggerate all the kind of things in a prominent manner. So therefore your system should be not be rigid but be very simplified and very light also. जितना सिस्टम को लाइट करेंगे उतना सिस्टम मूवेबल होगा, मोबिलिटी ठीक रहेगी। एक एक पिंच ऑफ सॉल्ट को आपको ठीक ठीक जगह पे रखना पड़ता है, तब जाके एक सिस्टम बनता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे याद आ रहा है, मैं भूल रहा था काफी समय से, उसको मैं दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे अभी आपने इंग्लिश बोली तो मुझे याद आ रहा था। आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, आपकी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वो बंगाली लैंग्वेज है, बांग्ला बोलते पारी, बांग्ला बोलते हैं। आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ है, मजबूत है। हाँ, इंग्लिश में भी बहुत अच्छी इसको पकड़। कैसे किया आपने? ये हमारे राजस्थान वालों की बहुत बड़ी दिक्कत है। राजस्थान की नहीं, ये पूरे होल इंडिया का दिक्कत है। देखिए, इंग्लिश इज जस्ट अ कम्युनिकेशन कॉर्ड, इट्स नॉट अ prominent language to show off the persons that I am talking in English, you know that I am the able person. ये ऐसा नहीं है, जिसके साथ बढ़िया लगने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये काम जैसे आप कमर्शियल एरिया में जाएंगे एज अ कमर्शियल कम्युनिकेशनल कॉर्ड की तरह उसको यूज करते हैं, बस इतना ही है। और उसके बाद ये होता है, जैसे आपके साथ मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो इंग्लिश में बात करेंगे, यस आई एम, माय नेम इज रिक, व्हाट इज योर नेम, तो उसके साथ मैं उस हिसाब से बात करूंगा। और बांग्ला बोलते गले मैं बांग्ला কথা বলবো, समस्या होता है। तो ऐसे होता है, जिसके साथ जैसा उसके साथ वैसा। ये मैंने काम करते करते सीखा। एमएनसी कंपनी, मैंने बोला ना, एमएनसी कंपनी में या फिर कोई भी जगह पे आप काम करोगे, आपको एनवायरनमेंट वहाँ ऐसा मिला इसलिए आपकी इंग्लिश मजबूत हुई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम कैसे मजबूत करें, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो मजबूत ऐसे होता है कि आपको जैसे सुनना पड़ता है ऐसे। ये इस कान में आप क्या कीजिए, जैसे हम जर्मन सीख रहे हैं अभी, तो जर्मन सॉन्ग हो गया। आप जर्मन सीख रहे हैं अभी तो सीख रहा हूँ। हाँ। तो कोई पैसा नहीं लगता। When I am studying in English, it having no cost of it, free of cost that I am just to study English and therefore I am speaking. कोई पैसा थोड़ी लगता है, बस नेटफ्लिक्स का 149 पैक लगता है। नेटफ्लिक्स, अच्छा, उसमें कॉस्ट अवेलेबल है? नहीं, 149 का एक नेटफ्लिक्स का पैक मान लीजिए। हाँ, वो पैक अवेलेबल। हाँ, लेकिन आपके दुष्ट मन को ये समझा लीजिए कि मुझे हिंदी में नहीं सुनना है, मुझे इंग्लिश में सुनना है। जो भी चैनल्स के जो भी मूवीज हम मैं देखूंगा वो इंग्लिश में देखूंगा।